हेलो एवरीवन, सर्कल ऑफ एजुकेशन वेलकम्स यू। हम शुरू करने जा रहे हैं लिटरेरी टर्म्स की सीरीज़, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे यूपीटीजीटी हो, पीजीटी हो, डीट्रिपलएसबी हो, ईएमआरएस हो, बीपीएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर से अपीयर हो रहे हैं तो आपके लिए ये सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें हम डिस्कस करेंगे वो सारे ही इम्पॉर्टेंट लिटरेरी टर्म्स जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, जो रिपीट हो चुके हैं और कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में जो है हमें अक्सर देखने को मिलती हैं। वैसे तो लिटरेरी टर्म्स बहुत सारे हैं और आपको सारे करने की ज़रूरत नहीं है, जो इम्पॉर्टेंट है उनको हम डिटेल में डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो मैंने ये नोट्स जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बनाए हैं, तो शुरुआत करेंगे हम ए से। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो ये एग्ज़ाम में वैसे तो बहुत सिंपल है, लेकिन एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एक्ट क्या होते हैं और सीन क्या होते हैं। तो होता क्या है, वन लाइनर में एक छोटी सी इसकी डेफिनेशन दे दी जाती है, लेकिन कई बार वर्ड्स ऐसे आगे पीछे होते हैं कि लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत आंसर टिक कर देते हैं। तो हमने प्ले में बहुत बार पढ़ा होगा कि एक्ट ये है, सीन ये है। तो ये एक्चुअल में होता क्या है? एन एक्ट इज़ अ मेजर डिवीज़न इन द एक्शन ऑफ अ प्ले। एक्ट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू सीन्स। यानी होता क्या है कि कोई एक प्ले है, मान लो कोई हम प्ले पढ़ रहे हैं, जैसे शेक्सपियर का प्ले पढ़ रहे हैं, तो होता क्या है, प्ले जो है मान लो कि 5 एक्ट में डिवाइड, यानी 5 एक्ट हैं एक प्ले के अंदर। अब उस एक्ट के अंदर हमें छोटे छोटे सीन्स देखने को मिलेंगे, तो ये होते हैं एक्ट और सीन। बहुत ही सिंपल है ये, लेकिन एग्ज़ाम में आ चुका है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एस्थेटिसिज्म। आजकल तो ये वर्ड बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, सब अपने प्रोफाइल पिक के साथ एस्थेटिक्स लिख के डालते हैं, लेकिन ये है क्या, ये वर्ड आया कहाँ से? ये भी जो है एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो एस्थेटिसिज्म क्या होता है? तो ये एक मूवमेंट था, एक विक्टोरियन आर्ट मूवमेंट के तौर पे एस्थेटिज्म को जाना जाता है। एग्ज़ाम में कई बार ये पूछा जा चुका है। तो ये क्या था? विक्टोरियन आर्ट मूवमेंट। अब इसके मेन पॉइंट्स क्या थे वो देख लेते हैं जल्दी से। तो इस मूवमेंट में बिलीव ये था कि जो आर्ट होता है, जो पोइट्री होती है, जो लिटरेचर होता है, वो अपने आप में सफिशिएंट है, इसको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इनके कहने का क्या मतलब है कि आर्ट जो है, खूबसूरती जो है, वो अपने आप में काफ़ी है और कुछ होने की ज़रूरत नहीं है। इट हैज़ नो मोरल एम आउटसाइड इट्स ओन बीइंग। आर्ट का पर्पस क्या है कि वो बस खूबसूरत दिखे, अच्छा दिखे, उससे आपको कोई मोरल लेसन्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, उसका काम जो है वो सोसाइटी को मोरल वैल्यूज़ देना नहीं है, कुछ सिखाना नहीं है, कुछ पॉलिटिकल एंगल नहीं है। बस आर्ट का काम क्या है कि वो खूबसूरत दिखे। ये जो है इस मूवमेंट के दौरान ये सोच जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही थी लोगों के बीच में, और इसको फेवर किया गया कैसे? आई आर्ट फॉर आई आर्ट। इसका मतलब क्या था? आर्ट फॉर आर्ट्स सेक, यानी आर्ट जो है वो सिर्फ ब्यूटी के लिए है। इसके जो पॉपुलर राइटर्स रहे हैं उनमें हम वॉल्टर पीटर, जॉन रस्किन, ऑस्कर वाइल्ड को देख सकते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इसमें आर्ट को सेल्फ सफिशिएंट बोला गया है, ये विक्टोरियन आर्ट मूवमेंट था, और इसमें मेन चीज़ें क्या थी कि इट हैज़ नो मोरल एम आउटसाइड इट्स ओन बीइंग, यानी किसी मोरल एम की ज़रूरत नहीं है इसमें, खाली खूबसूरती ही काफ़ी है। और इसके लिए जो स्लोगन यूज़ हुआ था वो था आर्ट फॉर आर्ट्स सेक। बस इतना ही काफ़ी है इसमें, इससे बहुत ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन नहीं बनेंगे। अगर किसी एग्ज़ाम में ये टॉपिक ही अलग से दिया जाता है तो डिटेल क्वेश्चन बनते हैं, अदरवाइज़ लिटरेरी टर्म्स के लिए इतना सफिशिएंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एलियनेशन इफ़ेक्ट। ये वर्ड आपने कहीं ना कहीं ज़रूर पढ़ा होगा और ये टर्म भी बहुत बार एग्ज़ाम में पूछी हुई है। तो एलियनेशन इफ़ेक्ट होता क्या है? तो एलियनेशन इफ़ेक्ट को जो है हम डिस्टेंसिंग इफ़ेक्ट और एस्ट्रांजमेंट इफ़ेक्ट भी कहते हैं। इसके अलग अलग ये टाइटल है, एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो ये यूज़ किस लिए होता था, इसका मतलब क्या था? तो जैसे वर्ड हमको बता रहा है एलियनेशन, यानी एलियनेट करना। एलियनेट करना क्या होता है कि आप किसी चीज़ को एकदम अलग थलग कर दे रहे हो, एकदम अकेला कर दे रहे हो। तो इसको यूज़ किस तरीके से करते थे, इसका क्या यूज़ था देखते हैं। सो इट मीन्स टू प्रिवेंट द इमोशनल आइडेंटिफिकेशन और इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ऑडियंस विद द कैरेक्टर्स एंड देयर एक्शन इन अ प्ले। तो देखो होता क्या था, पहले थिएटर में जब कोई प्ले लगता था और ऑडियंस जो है उसको देखने जाती थी तो वो उसको सच मानने लगती थी, इसके साथ इतना इन्वॉल्व हो जाती थी कि उसको रियलिटी मान लेती थी, कैरेक्टर्स को खुद के साथ आइडेंटिफाई करने लगते थे। तो ऐसे में क्या होता है कि कुछ सोशली तौर पे सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो ध्यान जो है उन सबका हट जाता था, वो उस कैरेक्टर को ही जीने लगते थे और इतना इन्वॉल्व हो जाते थे कि एज अ ऑडियंस उनके पास वो स्पेस नहीं रह जाता था कि उसमें वो कुछ कमी निकाल सकें, क्रिटिसाइज़ कर सकें।
तो इस इन्वॉल्वमेंट को कम करने के लिए, इमोशनल डिस्टेंस बनाने के लिए ये इफ़ेक्ट जो है यूज़ किया जाने लगा थिएटर में। और इसका पर्पस क्या था कि ऑडियंस को एक स्पेस मिले, एक क्रिटिकल डिस्टेंस मिले, वो प्ले को प्ले की तरह देखे, कैरेक्टर्स को कैरेक्टर की तरह देखे, उसको रियल ना समझ के रियल समझे और उसमें जो कमियां हैं उनको आइडेंटिफाई करे। तो ये इफ़ेक्ट यूज़ करने वाले में वैसे तो बहुत सारे राइटर हैं, लेकिन जो फेमस बहुत हुए थे वो थे जर्मन प्ले राइट बर्टोल्ट ब्रेcht, और इसी को एपिक थिएटर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये टर्म्स जो है आपको याद रखनी है। सो ही अप्लाइड द टर्म एपिक थिएटर इन 1920s फॉर हिज प्लेज टू डिनोट द डिस्टेंसिंग इफेक्ट। चलिए नेक्स्ट टर्म देखते हैं, अल्यूजन। तो पहले तो मैं ये क्लियर करूँगी अपने स्टूडेंट से कि अल्यूजन और इल्यूजन दोनों में डिफरेंस होता है। कई बार एग्ज़ाम में कंफ्यूज होकर के बच्चे क्या करते हैं, गलत आंसर टिक कर देते हैं। तो अल्यूजन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। अल्यूजन इज़ एन इनडायरेक्ट और पासिंग रेफरेंस टू एन इवेंट, पर्सन, प्लेस और अनदर वर्क ऑफ लिटरेचर और आर्ट। यानी हम क्या कर रहे हैं, रेफरेंस दे रहे हैं, या तो किसी इवेंट का कि कुछ हुआ है, या किसी पर्सन का रेफरेंस दे रहे हैं, किसी जगह का रेफरेंस दे रहे हैं, या फिर किसी लिटरेचर का रेफरेंस दे रहे हैं किसी वर्क में, वो कहलाता है अल्यूजन। अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं और इजी कर देती हूँ। जैसे हम सब ने द वेस्टलैंड बहुत ही अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है, तो टी.एस. इलियट की जो द वेस्टलैंड है वो क्या है, वो लिटरेरी अल्यूजन्स से भरी हुई है। यानी उसमें इतने रेफरेंस दे रखे हैं, जैसे कि चौसर के वर्क का दे रखा है, शेक्सपियर के कुछ करेक्टर्स भी यूज़ हुए पड़े हैं, किसी पेंटिंग का जिक्र हो रहा है, तो वो सब क्या है, किसी और आर्ट वर्क का रेफरेंस यूज़ किया जा रहा है किसी और आर्ट वर्क में। तो इसको जो है हम अल्यूजन कहते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि ये वर्क ऑफ आर्ट ही हो, ये पर्सन का भी रेफरेंस हो सकता है। मान लो किसी एक फेमस प्ले का कोई एक करेक्टर है और वो अपने करेक्टर के लिए फेमस है, तो वो जिस चीज़ के लिए फेमस है, हो सकता है कोई और राइटर वो वर्क लिखे और उस करेक्टर का रेफरेंस दे दे अपने प्ले में, तो ये भी क्या कहलाएगा, अल्यूजन कहलाएगा। बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसको समझना है आपको कि अल्यूजन होता क्या है, कि किसी और वर्क को, आर्ट को, पर्सन को, प्लेस को जो है हम रेफरेंस दे रहे हैं किसी और वर्क में, उदाहरण दे रहे हैं, आप एक तरीके से ये कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टर्म देखते हैं, एम्बिग्विटी। अब ये भी जो है इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। एम्बिग्विटी क्या होती है, अ वर्ड और अ फ्रेज और स्टेटमेंट विच कंटेन्स मोर देन वन मीनिंग। यानी एक ऐसा वर्ड, एक ऐसा फ्रेज या स्टेटमेंट जिसको पढ़ के आपको एक क्लियर मीनिंग ना मिले, उसके 2-3 मतलब हो सकते हैं। एम्बिग्विटी का मतलब ही ये होता है कि कुछ क्लियर नहीं है, एम्बिगुअस है। एम्बिगुअस वर्ड हम बहुत बार डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें होता क्या है कि एक इंसान को कन्फ्यूजन हो जाती है कि इसका एग्जैक्ट मतलब ये था या ये था। तो कई बार जो है इससे कन्फ्यूजन क्रिएट होती है प्ले में, और कई बार ये यूज़ होता है एक ह्यूमर लाने के लिए, कि कैरेक्टर ने बोला कुछ और, सामने वाले ने समझा कुछ और वैसा किया, और उसका रिज़ल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा फ़नी हो गया। तो कॉमिक रिलीफ लाने के लिए भी कई बार ये राइटर यूज़ करते हैं एम्बिग्विटी को। तो एम्बिग्विटी का मतलब क्या होगा, कोई ऐसा स्टेटमेंट, वर्ड या फ्रेज़ जिसका एक से ज़्यादा मतलब है और जिससे क्या हो रहा है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है, ह्यूमर आ रहा है। जैसे एक एग्जांपल देख लें हम, आई रोड अ ब्लैक हॉर्स इन रेड पजामाज। अब यहाँ पे रेड पजामा किसने पहना है, ये यहाँ पे ह्यूमर क्रिएट कर रहा है कि जो घुड़सवार है उसने रेड पजामा पहना है या घोड़े ने पहना है। यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है क्रिएट हो सकता है, बट ये ह्यूमर लाने के लिए ऐसा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अपना, एनाक्रोनिज्म। तो इस वर्ड से आप फेमिलियर होंगे, क्रोनिज्म, क्रॉनिकल, क्रोनोलॉजी, ये वर्ड हमने वोकैब में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। तो क्रॉनिक का मतलब क्या होता है, टाइम। बीच में जो ये टर्म बहुत जो है पॉपुलर हो गई थी कि आप क्रोनोलॉजी समझिए। तो क्रोनोलॉजी क्या होती है, एक टाइमलाइन होती है, एक सीरीज़ होती है कि टाइम टू टाइम ये चीज़ होती गई, पहले क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर क्या हुआ, इसको बोलते हैं क्रोनोलॉजी। अब इसके आगे क्या लगा है, एनाक्रोनिज्म क्या होता है कि अगेंस्ट द टाइम, यानी टाइम के विपरीत। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है एनाक्रोनिज्म क्या है, तो इसका सिंपल सा आंसर होगा, एन एनाक्रोनिज्म इज़ एन एरर ऑफ क्रोनोलॉजी और टाइमलाइन इन अ लिटरेरी पीस। यानी लिटरेचर के वर्क में हमें एक टाइमलाइन एरर देखने को मिले, जहाँ चीज़ें अपने टाइम के अकॉर्डिंग नहीं चल रही हैं, अगेंस्ट जा रही हैं,
उसको हम बोलते हैं एनाक्रोनिज्म। एनीथिंग दैट इज़ आउट ऑफ टाइम एंड आउट ऑफ प्लेस इज़ एन एनाक्रोनिज्म। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और इम्पॉर्टेंट लिटरेरी टर्म्स डिस्कस करेंगे। आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।